यस एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में समझा था और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में समझने के साथ साथ उसके बेनिफिट्स, उसके लॉसेस भी समझे थे। बात करूं मैं एक बार फिर से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो ऐसी इकोनॉमी को हमने कैपिटलिस्ट बोला है जिसमें प्राइवेट ओनरशिप हो। ऐसी इकोनॉमी को हमने कैपिटलिस्ट बोला है जिसमें सबसे पहले क्या हो, प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप के बाद सेकंड नंबर पे वी हैव डिस्कस्ड की जहां पे प्रॉफिट का मोटिव हो, जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन सबसे कम हो, ऐसी इकोनॉमी को क्या कहा जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो कि एक कार्ल मार्क्स करके हुआ करते थे। उन्होंने सोशलिस्ट पर्सन हुआ करते थे, कार्ल मार्क्स, ठीक है। ही वॉज एक्सपर्ट ऑफ सोशल इकोनॉमी और उन्होंने इस पे बहुत सारे क्या बोलते हैं इसको, आर्टिकल्स वगैरह, बुक्स वगैरह भी लिखे हैं। ही इज वेरी वेरी फेमस पर्सन, कार्ल मार्क्स, ठीक है। जो लोग आरओसी वर्ड अगर आपने सुना हो तो जोधपुर राजस्थान के आरओसी का नाम भी कार्ल मार्क्स था। पिछले जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी थे उनका नाम भी कार्ल मार्क्स हुआ करता था। ही आल्सो बिलोंग्स टू साउथ इंडिया। चलिए, एनीवेज, जो कार्ल मार्क्स की थियरी पर ही अभी काफी हद तक इंडिया चल रहा है। अगर आप कहेंगे कि सर कैसे, तो समझना, कार्ल मार्क्स ने अपने टाइम पे कहा था कि अमीरों से पैसे लो और गरीबों में बांट दो। मीन्स टू से collect the tax from the richer and distribute the subsidy in between poors। तो वो जो उन्होंने बात कही थी, वो बात किससे रिलेटेड थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी से रिलेटेड थी। और आज हमारा देश जो इंडिया है वो भी इसी पे ही चल रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो अंबानी का अगर आप टैक्स देखेंगे कितना टैक्स वो भर रहे हैं, अगर आप अडानी का टैक्स देखोगे कि कितना टैक्स भर रहे हैं, और तो और अपने आसपास जितने भी लोग जिनकी इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा हैं, वो एक्चुअली टैक्स कितना पे कर रहे हैं। अगर आप इस चीज को देखोगे, इस चीज को आप समझोगे कि वो कितना टैक्स पे कर रहे हैं, तो यू विल फाइंड कि जितना अमाउंट ऑफ टैक्स वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं ना, जितना अमाउंट ऑफ टैक्स वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, वो टैक्स का पैसा अल्टीमेटली कहां जा रहा है, प्राइवेट लोगों के पास सब्सिडी के रूप में जा रहा है। वो टैक्स का पैसा किसके पास जा रहा है, वो किसानों के पास सब्सिडी के रूप में जा रहा है। वो पुअर पीपल के पास में, जो गरीब लोग हैं उनको, जैसे ओल्ड एज लोग हैं उनको पेंशन देने में जा रहा है। जैसे मैं कह सकता हूं कि ओल्ड एज के अलावा जो दूसरे इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको पेमेंट वगैरह करने में काम में आ रहा है। और कई सारी जगह पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब्सिडीज दी जा रही है, कई सारी जगह पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेमेंट्स हो रहे हैं। वो सारे पेमेंट्स वगैरह में जो पेमेंट किया जा रहा है, दैट इज एक्चुअली नोन एज सोशलिस्ट थियोरी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिस्ट थ्योरी भी कह सकते हैं उसको। एक्चुअली सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारा जो एक मैनिफेस्टो या फिर इसको बोल सकते हैं कि ना, ये एक नेचर है सोशलिस्ट पर्सन का, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला कि सबसे पहले कि सोशलिस्ट इकोनॉमी किसने दी है, तो कार्ल मार्क्स ने दी। एक क्वेश्चन बन सकता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी किसने दी है, तो आप कहेंगे कार्ल मार्क्स ने दी है। और साथ में कौन, फ्रेडरिक एंजल्स इन देयर वर्क कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। मैनिफेस्टो का नाम क्या था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या था, फ्रेडरिक एंजल्स एंड कार्ल मार्क्स ने 1848 में 1848 जो हमारा सन था उसमें इन्होंने ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पर वर्क किया था। और इन्होंने कहा था कि जो प्रोडक्शन है वो उसके जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन, फैक्ट्रीज, कैपिटल, माइंस, या जहां से हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए। मींस टू से फैक्ट्री, कैपिटल, माइंस आर ओन्ड होल एंड होल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्टेट। यहां पे स्टेट का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट से हो गया। मतलब ये बोल रहा है फैक्ट्री का मालिक कौन हो, गवर्नमेंट हो। ये क्या बोल रहा है, कैपिटल का मालिक कौन हो, गवर्नमेंट हो। ये क्या बोल रहा है, माइंस के भी मालिक कौन हो, गवर्नमेंट। आप कहेंगे कि सर गवर्नमेंट ही सब ये काम करेगी, देश कौन चलाएगा। तो उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी यही होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी यही होती है जहां पर ये सारा का सारा काम कौन कर रहा हो, कंट्री के लोग कर रहे हो, हमारी कंट्री खुद कर रही हो। ऐसी इकोनॉमी को इन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा है। आगे इन्होंने कहा कि all members are entitled to get benefit from the fruits of such socially planned production of
ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट, जहां पर सब लोगों को इक्वल राइट के साथ में जो हमारा प्लान प्रोडक्शन जो हो रहा है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. मींस टू से fruits of such things should be given, given to all of the persons. यानी कि जितने भी लोग हमारी सोसाइटी में हैं, हमारी सोसाइटी में जितने भी तरह के लोग हैं, उन सबको इसके फ्रूट्स को मिलाना चाहिए, उन सबको इनके फ्रूट्स को मिलाना चाहिए. मतलब क्या हुआ, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो भी पैसा है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो अमीर में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड वो गरीब में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा. दिस इज व्हाट सोशल इकोनॉमी इज. आगे इन्होंने कहा इस तरह की इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी कहा जाता है या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहा जाता है. सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या हो गया, कमांड इकोनॉमी. और अब देखो यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस क्या क्या बन रहे हैं वो समझ लेना आप लोग. सोशलिस्ट इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी भी कहा गया है, सोशलिस्ट इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा गया है. दूसरे नंबर पे मैं कह रहा हूँ जितने भी मेंबर्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी के उनको इनका बेनिफिट मिलना चाहिए. यहाँ पर सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी जो होती है वो गवर्नमेंट हो गई. अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का रोल है वो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा. इसमें मार्केट का कोई फोर्स नहीं है कि भैया जो ज्यादा पैसे देगा उसको हम देंगे, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं. मार्केट का इससे किसी भी तरह से कोई भी लेना देना नहीं है. मींस टू से इस तरह की इकोनॉमी में, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में मार्केट का कोई फोर्स कवर नहीं होगा. अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में सबका बराबर बराबर हाथ रहेगा. ये यहां पे समझाने की कोशिश की जा रही है. आगे इन्होंने कहा अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आर एम्ड एट maximization of welfare of community as a whole. Some important characteristics of economy are as under. इन्होंने बोला कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी उसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आर एम्ड एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी एज अ होल. मतलब कि सुनो मेरी बात सुनो, अब एक्चुअली फीचर्स में आ रहे हैं हम लोग, है ना, फीचर्स में आ रहे हैं हम लोग. तो ये कहना चाह रहा है कि जो प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स का, है ना, ये कैसे होएगा वो बता रहे हैं यहाँ पे कि गुड्स का प्रोडक्शन कैसे होएगा और गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होएगा. तो सबसे पहले इसने बोला कलेक्टिव ओनरशिप. मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ये बात अभी फेल होने वाली है. कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब क्या हुआ, जैसे एक्चुअली कलेक्टिव बोलने की कोशिश नहीं करा है, ये तो बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट है वही ओनर होगी. आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा कि जो हमारा स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है वही उसकी ओनर है. तो क्या कहने की कोशिश की जा रही है, there is collective ownership of all means of production except small farms, workshop and trading firms which may remain in private hands. मतलब कि वैसे देखा जाए तो कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब तो इन्होंने बताया कि पूरा जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो किसके पास रहना चाहिए, गवर्नमेंट के पास. लेकिन आगे इसने बोला एक्सेप्ट स्मॉल फार्म्स, एक्सेप्ट क्या बोला, स्मॉल फार्म्स, वर्कशॉप, ट्रेडिंग फर्म्स विच में रिमेन इन प्राइवेट हैंड्स. मतलब ये तो रहेगी प्राइवेट हैंड्स में और बाकी सब किसके पास रहेगा, ट्रेडिंग फर्म्स, वर्कशॉप और स्मॉल फर्म्स, ये किसके पास में रहेगा, प्राइवेट के पास में. बाकी ओवरऑल इकोनॉमी में जितनी भी चीजें हैं सब किसके पास रहेगी, गवर्नमेंट के पास. वैसे देखा जाए तो ज्यादातर तो गवर्नमेंट के पास रह रहा है. मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादातर जो है वो गवर्नमेंट के पास रहेगा. ठीक है, कोई छोटे मोटे कोई वर्कशॉप और ये जो कारखाने होते हैं वो किसके पास आ गए, प्राइवेट हैंड्स में आ गए. आगे इसने कहा कि सोशल ओनरशिप होने की वजह से प्रॉफिट मोटिव या सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है. ना तो प्रॉफिट मोटिव है और ना ही हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है. ना तो प्रॉफिट मोटिव है और ना ही हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है. तो आगे इसने कहा कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसमें कोई भी तरह का सेल्फ इंटरेस्ट या सोशल ओनरशिप नाम की चीज नहीं होने वाली है. सो अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें तो कलेक्टिव ओनरशिप वर्ड का मतलब ज्यादातर कलेक्टिव ओनरशिप नहीं है. वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ज्यादा मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसके पास रहेंगे, गवर्नमेंट के पास. प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा, प्रॉफिट मोटिव गवर्नमेंट का नहीं होता है, बाकी सबका तो प्रॉफिट मोटिव ही रहता है. ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट भी ज्यादा नहीं रहेगा. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी या मार्केट इकोनॉमी जो है वो उसी तरह से चलेगी जैसे कि मार्केट इकोनॉमी उसी तरह से चलेगी जैसे कि अपना यूजुअली काम चलता है. राइट एवरीवन, ओके. अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकेंड.
यस, उसके बाद अगला पॉइंट है अपना इकोनॉमिक प्लानिंग। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। अगला पॉइंट अपना क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग। अभी जब हमारा मोटिव प्रॉफिट है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, जब हमारा प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं तो हमारा काम कैसे चलेगा? राइट है। तो क्योंकि प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इसलिए हम लोगों को देखते हुए, जनता को देखते हुए, पब्लिक को देखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने वाला है। किस में काम करने वाले हैं? पब्लिक इंटरेस्ट में, जनता के लिए काम करने वाले। ठीक है, तो उस गोल को कहा जाता है सोशली इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक गोल। मतलब क्या होगा? हमें कौन से गोल्स को पूरा करना है? सोशियो इकोनॉमिक गोल्स को पूरा करना है इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर। आगे है एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर्स चॉइस। जो कंज्यूमर की चॉइस का यहां पे एब्सेंस रहेगा। उसको अगर क्वालिटी चाहिए तो नहीं मिलेगी, उसको अगर ज्यादा माल चाहिए, ज्यादा गुड्स चाहिए, नहीं मिलेगा। जैसे अपन राशन के गेहूं मिलते हैं, राशन के गेहूं का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल रखती है गेहूं और इस तरह के, जैसे हर एक एरिया में अलग अलग, जैसे इधर नॉर्थ इंडिया में गेहूं है, साउथ इंडिया में चावल है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? वो डिस्ट्रीब्यूट करती है गरीब लोगों को फ्री में। जैसे राजस्थान में रूल है 1 रुपीज के हिसाब से अनाज देना, 1 रुपीज पर केजी या 2 रुपीज पर केजी अनाज देना। तो अब जब इस तरह की चीजें सोची जाती है तो बिल्कुल भी आप ये नहीं सोच सकते कि हमें ज्यादा मिल जाए या हम ज्यादा पैसे देके ज्यादा ले लें ना, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर की चॉइस नहीं रहती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटीड। हर व्यक्ति के पास अनाज पहुंचेगा, ये पक्का है, पर कंज्यूमर सोवरेनिटी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी कि आपको नहीं, आपको तो ये गुड्स पहले चाहिए या फिर ये गुड्स मेरे को दे दिए जाए, ना ना, ऐसा नहीं होगा, है ना। कंज्यूमर सोवरेनिटी इज सुप्रीम, ये तो बात कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सोशलिस्ट इकोनॉमी में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वलाइज रहेगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा, यानी कि अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए, ऐसी चीजें यहां पे नहीं होगी। राइट, अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए, ऐसी चीजें यहां पर नहीं होगी। यहां पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इनकम और वेल्थ वगैरह, उन सबको बराबर लेके चला जाएगा। आगे इन्होंने कहा प्राइवेट रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस। अच्छा, मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस। अब मेरी बात सुनो, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट के फोर्सेस को नहीं देखा जाता है कि अगर कोई चीज प्राइस मैकेनिज्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे कि कोई चीज महंगी हो रही है, चीज महंगी हो रही है तो कम दो, ज्यादा दो, और सस्ती हो रही है तो कम दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कोई स्टोरेज वगैरह नहीं होगा, सब लोगों को बराबर जो है वो चीजें मिलती रहे और हर हर हद तक चीजें मिलती रहे। तो वो यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म का मिनिमम रोल है या जीरो रोल है। ठीक है, आगे इन्होंने बोला कि एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। हम बार बार बोल रहे हैं यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो 1917 से लेकर 1990 में, है ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो प्रॉपर एग्जांपल था वो यूएसएसआर था, है ना। वहां पे ऐसी प्योरली आज की तारीख में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी हो। लेकिन हाँ, कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग वियतनाम, चाइना, क्यूबा, इनको ले सकते हैं कि इनमें इनमें थोड़ा बहुत ऐसा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया एक मोस्ट टोटलिटेरियन स्टेट है जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का प्योर एग्जांपल हो सकता है। अब जैसे मैं पर्सनली जानता हूं कि जैसे कुवैत में हमारे एक फ्रेंड रहते हैं कुवैत में, तो वहां पे क्या सिस्टम है ना, वहां पे ज्यादातर सोशलिस्ट इकोनॉमी ही चल रही है। कैसे? मतलब वहां पे आप प्लेस परचेज करना चाहो तो बड़ा मुश्किल है, वहां पे आपको रेंट पे ही लेना पड़ेगा। उसके अलावा वहां पे टैक्स नाम की कोई चीज नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो कुवैत का पैसा, कुवैत की इकोनॉमी कैसे चलती? कुवैत में तेल के भंडार है, तो वहां से तेल निकलता है, जो क्रूड ऑयल होता है वो बहुत भारी मात्रा में निकलता है। वो क्रूड ऑयल कुवैत बाकी देशों को सेल कर देता है, और जब कुवैत बाकी देशों को क्रूड ऑयल सेल करता है, जब कुवैत बाकी कंट्रीज को क्रूड ऑयल सेल करता है, उससे जो उसकी इनकम होती है, क्रूड ऑयल से उसकी जो इनकम होती है, उसी इनकम को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने देश के सिटीजन्स के बीच में। तो वहां के सिटीजन्स को बहुत ज्यादा सोचने और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे सरकार खुद उनको पेंशन दे रही है। अब कोई बाहर का पर्सन वहां पे आया है तो उसको पेंशन नहीं मिलती है और उसको टैक्स भी नहीं देना है। जैसे मेरा जो फ्रेंड वहां पे रहता है, उसको ना तो वहां पे पेंशन मिलती है, ना ही वहां पे उसको टैक्स देना है।
जो वहां के लोग हैं उन्हीं को ही, वहां के जो लोग हैं उनको वहां पे पेंशन भी मिलेगी, जो सिटीजन है उनको पेंशन भी मिलेगी, कमाई करने की जरूरत नहीं है, बराबर इनकम हो रही है। अब अगर कोई आप धंधा करके पैसा कमा रहे हो तो आपकी पर्सनल चॉइस है। इस तरह का सिस्टम वहां पे चलता है। तो मुझे कई बार लगता है कि दिस इज द प्योर सोशलिस्ट एग्जाम्पल, जहां पे कंट्री के हाथ में ज्यादा चीजें हैं, प्रोडक्शन भी कंट्री के हाथ में है ना। अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म की। तो इन्होंने कहा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनकम एंड प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल हेल्प टू मेंटेन इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। यानी कि इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए, आई रिपीट माय वर्ड्स, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए, है ना, कहां गए, यस, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए सोशलिस्ट इकोनॉमी सबसे बेस्ट मेरिट है। हम फायदे ढूंढ रहे हैं हम लोग, है ना। दूसरे नंबर पे बैलेंस्ड और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, क्योंकि सेंट्रली प्लान अथॉरिटी है, सारे के सारे रिसोर्सेज एफिशिएंट मैनर में जो है लोगों को मिल जाते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर अगली बात करें तो क्योंकि ये प्लान्ड इकोनॉमी है तो रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्शन होएगा, है ना, मैक्सिमम प्रोडक्शन होएगा, जो प्रोडक्शन होएगा वो अमीर गरीब को नहीं देखना है, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, और बेस्ट यूटिलाइजेशन जो होगा वो वैसे ही होएगा। ठीक है, यहाँ पर वेस्टेज जो है वो अवॉइड की जा सकती है। क्यों वेस्टेज अवॉइड की जा सकती है? क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग को स्ट्रिक्ट कर दो, कंपटीशन है नहीं, तो रिसोर्सेज का वेस्टेज और जैसे एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, ये तो करना ही नहीं है ना, डायरेक्टली लोगों के पास अपने आप ही चीजें पहुंचती रहेगी। तो दिस इज व्हाई वी कैन से सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ प्लान्ड इकोनॉमी, और इन दिस इकोनॉमी मेनी ऑफ थिंग्स कैन बी अवॉइडेड। आगे है, इन अ प्लान्ड इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज्ड, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमाइज्ड होता है, बिजनेस फंक्शंस आर एलिमिनेटेड एंड स्टेबिलिटी इज ब्रॉट अबाउट एंड मेंटेन। स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहती है ना, स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहती है, और प्लान्ड इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट को मिनिमाइज भी किया जा सकता है। राइट, नेक्स्ट इन्होंने बोला यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा जाता है। राइट, यहाँ पे क्लास वॉर भी नहीं है कि मैं हायर क्लास का, मिडिल क्लास का, जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा क्लास वॉर है वैसे देखा जाए तो ना, अपर क्लास, लोअर क्लास, फिर अपर मिडिल, लोअर मिडिल, है ना, रिच क्लास, ये अलग अलग क्लास बन रखी है। तो यहाँ पे अगर आपकी इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो सब एक जैसे हैं, ना बहुत ज्यादा कोई अमीर है ना बहुत ज्यादा कोई गरीब है। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई मिट चुकी है, पाट चुकी है, और क्लास वॉर जो है वो धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अलॉन्ग विथ इक्वलिटी एंश्योर बेटर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, है ना। आगे इन्होंने कहा कि सोशलिज्म में राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल पीपल है, मतलब कि लोग काम भी कर रहे हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है। आगे इन्होंने कहा सोशलिज्म में लेबरर्स एंड कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, है ना। पता है क्यों? क्योंकि आप वहां यहाँ पे है लोगों की मोनोपोली, है ना, जो धंधा दे रहा है वो देने वाला वही है, और करने वाले लेबर्स है। आप लेबर्स को क्या नहीं कर सकते? एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, आप लेबर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, एक्सप्लॉइटेशन से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी अंडर सोशलिज्म एंड दिस मेक सिटीजन फील सिक्योर, और इसकी वजह से सिटीजन क्या फील करते हैं? सिक्योर फील करते हैं। किसमें? सोशलिज्म में। तो ये था मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। तो कुल मिला के सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम मेरिट्स की जो बात करी है हमने अभी तक, है ना, मेरिट्स की जो बात करी उसमें अपने को ये समझ में आ गया हो गया कि सरकार के हाथों में सब कुछ है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, अमीर को अमीर, गरीब को गरीब नहीं बनाएंगे, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किसी को भी फेवरेट नहीं मानेंगे, किसी को भी लेस फेवरेट नहीं मानेंगे, कंज्यूमर की सोवेरेनिटी नहीं होगी कि जो कंज्यूमर चाहेगा वो होएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। कंज्यूमर ज्यादा प्राइस देके भी ज्यादा चीजें परचेज नहीं कर सकता है। ये हम किसकी बात कर रहे थे? सोशलिस्ट थ्योरी की बात कर रहे थे, और इसकी मेरिट्स की बात कर रहे थे। लेकिन अगर डीमेरिट की बात करें तो अब क्योंकि सरकारी हाथों में ज्यादा है चीजें, तो पॉसिबिलिटी है कि करप्शन हो जाए। जब देश में क्रूड ऑयल की कमी आई, है ना, तो सिलेंडर के भाव बढ़ने शुरू हो गए, लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग करनी शुरू कर दी। लोगों ने ये नहीं सोचा, जब कोविड आया तो लोगों ने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में जो चीजें थी वो जो वैक्सीन लगाने से पहले जो इंजेक्शन वगैरह लगते थे, लोगों ने उनको महंगे दामों में बेचना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्योंकि कोविड सिचुएशन में सोशलिस्ट थ्योरी हमारे देश में अपर हो गई थी,
है ना, सब सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा, जैसा गवर्नमेंट बोलेंगे। तो हुई थी कि नहीं हुई थी ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी का मतलब ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो आम आदमी है उसको वो बेनिफिट पहुंच नहीं रहा है। रेड टेपिज्म मतलब क्या हो गया? वही लाल फीताशाही, जिसका मतलब कि जो सरकारी कर्मचारी सरकारी विभाग में जो टॉप पोजीशंस पे हैं वो अलग तरीके अपनी मर्जी से जैसे काम चला रहे हैं, अपने लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं, फेवरेटिज्म हो रहा है। तो सोशलिस्ट थ्योरी में ये सब चीजें भी होती है। साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एज देयर इज स्टेट, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। मतलब कि जैसे मैं मेरी मर्जी से कोई चीज बेचना चाहूं तो मैं नहीं बेच पाऊंगा, क्योंकि सोशलिस्ट थ्योरी में फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। मैं मेरी मर्जी से चीजों को नहीं बेच पा रहा हूं, मुझे अगर कोई चीजें बेचनी है तो मुझे सरकार से पूछना पड़ेगा, सरकार मुझे अलाउ करेगी, सरकार मुझे लाइसेंस देगी तो ही मैं काम कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होती है? स्टेट ओनरशिप होती है। फिर इसने बोला सोशलिज्म टेक्स अवे द बेसिक राइट्स सच एज राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। बेसिक राइट जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट है वो आपका नहीं रहेगा, जैसे मैंने कुवैत का एग्जांपल लिया। साथ ही साथ इट विल नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव टू हार्डवर्क इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट के रूप आप जैसे हार्डवर्क कर रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट या प्रॉफिट मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। स्टेट मोनोपोली की वजह से सोशलिज्म कभी कभी अनकंट्रोलेबल भी हो जाती है और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इसे रेगुलेट करना प्राइवेट मोनोपोलीज को। आगे इसने बोला अंडर सोशलिज्म कंज्यूमर हैव लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस। कंज्यूमर के पास में फ्रीडम ऑफ चॉइस लिमिटेड रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इसने बोला नो इंपोर्टेंस इज गिवन टू द पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। पर्सनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंपोर्टेंस नहीं दी जाती है। लेबरर्स आर नॉट रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी। लेबर को अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड नहीं मिलता है, जितना पैसा उसका बनता है। कैपिटलिज्म में क्या होता है, कई बार कंपटीशन हो जाता है ना। अब हर एक को अपना अपना प्रॉफिट कमाना है, तो हर बार ऐसा होता नहीं है कि मेरे को भी लेबर मिल जाए आपको भी लेबर मिल जाए। अगर मान लीजिए मेरे को लेबर मिला आपको लेबर नहीं मिला तो आप प्रोडक्शन ही नहीं कर पाओगे। अब प्रोडक्शन ही नहीं कर पाओगे तो सेल कैसे करोगे, सेल नहीं कर पाओगे तो फिर फायदा कैसे कमाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार लेबर के रेट बढ़ जाते हैं, लेबर को ज्यादा पैसे मिलने शुरू जाते हैं, लेकिन यहाँ लेबर को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। आगे इन्होंने बोला दिस एक्ट एज डिसइंसेंटिव टू द वर्क। इसकी वजह से लेबर को डिसइंसेंटिव का भी सामना करना पड़ता है। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिस्ट जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सोशलिस्ट थ्योरी का कहीं कहीं पे मिक्स तो हमें दिख रहा है ना, पर अभी तक बहुत ज्यादा ऐसी प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी जो हमारे आसपास कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, आप अगर पूछेंगे कि प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी थी, तो शायद मैं कह दूंगा कि जो राजाओं का राज हुआ करता था दैट वाज प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी। जो राजा महाराजाओं का राज था दैट वाज प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट वाले पार्ट की, जिसका नाम है द मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या नाम है इसका? द मिक्स्ड इकोनॉमी। आर यू रेडी फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी? कैन वी स्टार्ट नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी नाउ? यस, स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो ऐसी इकोनॉमी जहां पर कौन कौन है, कैपिटलिस्ट भी है और साथ साथ कौन है, कैपिटलिस्ट के साथ साथ कौन है भाई साहब, सोशलिस्ट भी है। तो जहां कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों मिल जाए उस इकोनॉमी को किस नाम से बुलाया जाएगा? मिक्स्ड इकोनॉमी। किस नाम से बुलाया जाएगा? मिक्स्ड इकोनॉमी। मींस टू से ऐसी इकोनॉमी का वो पार्ट जहां पे मार्केट और गवर्नमेंट दोनों मिलके काम कर रहे हैं। कुछ पार्ट तो गवर्नमेंट के पास है और कुछ पार्ट मार्केट के पास है। अब कुछ पार्ट मार्केट, जैसे अपन इंडिया में देखें तो रेलवे किसके पास है? मार्केट के पास है। लेकिन लोहा, चांदी, सोना, प्लास्टिक, सॉफ्टवेयर, ये सब किसके पास है? मार्केट के पास है। तो गवर्नमेंट के पास रेलवे है, गवर्नमेंट के पास इलेक्ट्रिसिटी है, गवर्नमेंट के पास में और भी कुछ चीजें हो सकती है जो प्योरली गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। बट कुछ चीजें ऐसी है जो गवर्नमेंट से नहीं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में या गवर्नमेंट से अलग है, तो उसको हमने कहा मार्केट और दूसरा हमने कहा गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट और मार्केट जब मिलके काम करता है, आई रिपीट माय वर्ड, जब गवर्नमेंट और मार्केट जब मिलके काम करता है तो ऐसी इकोनॉमी के नेचर को क्या कहा गया है? मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या कहा गया है? मिक्स्ड इकोनॉमी।
अब समझना, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाता है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाता है जिसमें कि दोनों इकोनॉमी के फीचर्स कवर हो जाते हैं, दोनों इकोनॉमी के फीचर्स कवर हो जाते हैं। और जो द मार्केट इकोनॉमी है उसको एक्सक्लूड करते टाइम, जो मार्केट इकोनॉमी है उसको एक्सक्लूड करते टाइम, मतलब ये समझो कि गवर्नमेंट भी और मार्केट भी है इसमें, ठीक है। तो बेनिफिट भी होंगे और नुकसान भी होंगे, कुछ मेरिट्स होंगे और कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। इन्होंने आगे कहा, इट अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी विद देयर एम्फेसिस ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव। मतलब कि प्राइवेट का भी हो गया और प्राइवेट मोटिव भी कवर हो गया और क्या बोलते हैं इसको, ये वाला मोटिव भी साथ में कवर हो गया। आगे इन्होंने कहा कि फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट इटसेल्फ मस्ट रन एन इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड इंडस्ट्री एंड एलिमिनेट द फ्री प्ले ऑफ प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट क्या करती है, जान पूछ के मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों को साथ में लेके चलती है। कुछ इकोनॉमी में तो रखती है खुद का कंट्रोल, अब रेलवे को अगर प्राइवेट हाथों में दे दिया तो कितना महंगा पड़ेगा। वही बात होगी हमारे साथ में, जो आज हमारे साथ में सिम में हो रही है। आज मोबाइल फोन में आपकी जो सिम है, उस सिम के रिचार्ज का हमें जितना पैसा देना पड़ रहा है, क्या सच में बीएसएनएल अकेला था तो इतना पैसा देना पड़ रहा था? बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे चीजें बदली, तो बीएसएनएल के साथ साथ एयरटेल, एमटीएनएल, रिलायंस, जियो और वोडाफोन, पहले वोडाफोन था, आइडिया था, फिर मिक्स होके वीआई बना, एयरसेल नाम की एक कंपनी थी, एयरटेल। तो ये सब जब मार्केट में एकदम खेल रहे थे तो ये इतने ज्यादा फ्री हो गए थे कि इन्होंने प्राइस बहुत ज्यादा हाई कर दी। तो ये एक सोशलिस्ट इकोनॉमी अगर रहती है, सरकार के हाथों में चीजें रहती है, तो चीजें थोड़ी सस्ती मिलती है। अब देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा बेसिक नेसेसिटी भी नहीं और है भी, तो अब इसकी प्राइसेस जो है वो क्या होती है, वेरिएशन होते होते अभी इतनी ज्यादा हो गई है कि हो सकता है कि आने वाले समय में ये 1000 रुपए एक रिचार्ज के लगे, मतलब 300 से 400 रुपए हर महीने हमें खर्च करने अभी भी पड़ रहे हैं ऑन एन एवरेज। तो अगर घर में 5 मोबाइल है, अगर 5 लोगों के पास मोबाइल है, तो 1500 से 2000 रुपए हमें खर्च करने पड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने जैसे फ्री किया, मार्केट ने उसको रेट बढ़ा दिए, तो ये नेगेटिव है। लेकिन दूसरी तरफ आज हमें कहीं पे भी बैठ के 5G नेटवर्क मिल रहा है, ये पॉजिटिविटी है। पैसे दे के हमें चीज भी तो ले रहे हैं हम लोग, है ना। हम जहां पे भी जाके फोन पे बात कर सकते हैं, इंटरनेट हमारे को गांवों तक भी अवेलेबल हो गया है। क्यों? क्योंकि ये चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गई है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अपने फायदे भी है, मिक्स्ड इकोनॉमी के अपने नुकसान भी है, ठीक है। पहले क्या होता था कि मिक्स्ड इकोनॉमी होने की वजह से, जैसे सपोज करो कि कोई चीज के रेट अगर बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है, तो उसके रेट कंट्रोल में आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस भी रहता है और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं भी रहता है। आगे इसने बोला, प्राइवेट एंटरप्राइजेस व्हिच हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस इज आल्सो अलाउड टू प्ले पॉजिटिव रोल इन मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसे जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस जिनका पॉजिटिव रोल है मिक्स्ड इकोनॉमी में, पॉजिटिव रोल है, तो वो काम करने के लिए अलाउ भी किए जा रहे हैं। लेकिन हाउएवर state imposes necessary measures to control and to regulate the private sector to ensure that they function in accordance with welfare of objective of nation, right? तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो थोड़े टाइम पहले ऐसा हुआ, कोविड आया, थोड़े टाइम, काफी टाइम हो गया, अब तो सालों साल बीत गए, कोविड आया। तो कोविड जब आया था तो सरकार को लगा कि कुछ चीजों के जो बेसिक नेसेसिटी के आइटम है उनके रेट बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने खुद नहीं उसको सप्लाई करना शुरू कर दिया ताकि रेट ना बढ़ा पाए। अभी थोड़े टाइम पहले ऐसा होना शुरू हुआ कि वैसे देखा जाए तो पेट्रोल मिक्स इकोनॉमी का पार्ट है, जैसे इंडियन ऑयल है, बीपीसीएल है, ये भी पेट्रोल बेच रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारे जियो वगैरह के भी पेट्रोल पंप है, तो ये बहुत ज्यादा भाव नहीं कर सकते क्योंकि कंट्रोल्ड है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का एक अलग अपना फ्लेवर है, मिक्स्ड इकोनॉमी का अपना एक अलग बेनिफिट है। तो फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का को एग्जिस्टेंस यानी कि मिक्सचर है। दूसरे नंबर, जैसे कैसे भैया, तो सुनो एक बार। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। इनफैक्ट मिक्स्ड इकोनॉमी में तीनों तरह की चीजें होती है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है, पब्लिक सेक्टर भी होता है और कंबाइंड सेक्टर भी होता है। प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में, पूरे के पूरे प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट जो ग्रुप्स हैं उनके हाथों में रहेगा। इंडस्ट्रीज इस सेक्टर में सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट मोटिव पे काम करेगी।
सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट एंड पर्सनल इनिशिएटिव इज गिवन फुल स्कोप। जो पर्सनल इनिशिएटिव वगैरह है तो उसको पूरा स्कोप दिया जाएगा। हाउएवर प्राइवेट एंटरप्राइज में बी regulated by government directly and indirectly by a number of policy instruments। आगे इसने बोला पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज in this sector are not primarily profit oriented but set up by स्टेट ऑफ वेलफेयर एंड कम्युनिटी। भाई साहब पब्लिक सेक्टर का मतलब हुआ कि वो जो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, वो जो स्टेट सेटअप करती है और किसके लिए सेटअप करती है, वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी के लिए सेटअप करती है। और बात करें कंबाइंड सेक्टर की, ऐसा सेक्टर जिसमें वैसे देखा जाए तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस का इक्वल एक्सेस है और ज्वाइंट हैंड्स के साथ में, है ना, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करके उसको कंबाइंड सेक्टर में कहा गया है। अब इसके कुछ फीचर मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। पहले तो आपको ये पता चल गया कि ऐसे सेक्टर, ऐसी इकोनॉमी जिसमें तीनों शामिल हो, वो ये होती है। आगे हम पढ़ते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी हैज फॉलोइंग मेरिट्स। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। भाई साहब हम जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट आर बेनिफिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट, बेनिफिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले आइए समझिए, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी विच एंश्योर इंसेंटिव टू वर्क, है ना। आप अगर काम ज्यादा करोगे तो डेफिनेटली कमाई भी ज्यादा होगी, कमाई ज्यादा होगी तो आपको भी मजा आएगा और बेचने का मजा आपको तब आएगा, बेचने का मजा आपको तब आएगा जब आपको क्या मिलेगा, कमाई मिलेगी। स्वाभाविक सी बात है, आपको अगर कमाई मिल रही है तो डेफिनेटली आपको क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। नेक्स्ट है प्राइस मैकेनिज्म एंड कंपटीशन फोर्सेस आर द प्राइवेट सेक्टर टू प्रमोट एफिशिएंट एंड डिसीजन मेकिंग, बेटर रिसोर्स अलोकेशन। इन्होंने कहा कि जो प्राइस मैकेनिज्म होती है ना, और कंपटीशन फोर्सेस होते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, मतलब कि डिमांड, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी वगैरह वाला, है ना। इससे क्या होता है, एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग और बेटर रिसोर्स अलोकेशन का काम किया जाएगा। कंज्यूमर को कंज्यूमर सोवरेनिटी का बेनिफिट भी मिलेगा और फ्रीडम ऑफ चॉइस भी मिलेगी। कंज्यूमर को कंज्यूमर सोवरेनिटी का बेनिफिट भी मिलेगा और फ्रीडम ऑफ चॉइस भी मिलेगी। एप्रोप्रिएटिव इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति इनोवेशन कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस अगर फॉलो कर रहा है, डेफिनेटली उसको बेनिफिट मिलेगा, है ना। एनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग, है ना। अगर मान लीजिए आप रिस्क टेकर हो, आप कौन हो, रिस्क टेकर, तो डेफिनेटली आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा, आप उसकी कमाई भी कर पाओगे। एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्लान्ड प्रायोरिटीज। आगे इसने बोला कंपैरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू ग्रेटर स्टेट पार्टिसिपेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है disadvantages of cut-throat competition averted through government's legislative measure such as environment and labor regulation। जो कट थ्रॉट कंपटीशन होता है वो उसका एक डिसएडवांटेजेस, मतलब जैसे जो कट थ्रॉट कंपटीशन क्या होता है कि मैं अगर कोई चीज 10 रुपए की बेच रहा हूं, आप भी 10 रुपए की बेच रहे हो, मैंने 9.5 किया, आपने भी 9.5 कर दिए, और दोनों इस तरह से कंपटीशन में फंस रहे हैं कि हो सकता है कि हम लोग लॉस में चले जाएं, है ना। तो इसने कहा कि गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव मेजर्स की वजह से जो हमारे कट थ्रॉट ऑफ कंपटीशन, उसको हम एवर्स यानी कि उसका उल्टा यानी कि हो जाएगा, यानी कि हम कट थ्रॉट कंपटीशन से बच जाएंगे, ऐसा इन्होंने बोला। क्यों? क्योंकि वहां पे लेबर रेगुलेशंस भी हैं, एनवायरमेंट भी इस तरह से क्रिएट हो जाता है कि हमारे को कट थ्रॉट कंपटीशन का नुकसान ना उठाना पड़े। तो मिक्स्ड इकोनॉमी हमेशा एक गोल्डन पाथ रहेगा। एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, अगर 1 नंबर का कोई क्वेश्चन अगर बने तो कह सकते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी इज ऑलवेज अ गोल्डन पाथ, ठीक है, बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, राइट है। बोलो यस सर कि नो सर? यस सर। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। अब हम लोग डीमेरिट्स पॉइंट की तरफ पहुंच गए हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीमेरिट्स, राइट। डीमेरिट्स वर्ड का मतलब होता है नुकसान। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा नुकसान है कि एक्सेसिव कंट्रोल्ड बाय स्टेट रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड इंसेंटिव एंड कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर
पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, हायर रेट ऑफ टैक्सेशन, लैक ऑफ एफिशिएंसी, करप्शन, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अनड्यू डिले इन इकोनॉमिक डिसीजन। अगर ये एमसीक्यू का पेपर है तो मान लो कि एक एक नंबर की इतनी सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। एनीवेज, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को रोका भी जा सकता है बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो गवर्नमेंट बेच रही है, कोई चीजें ऐसी होती है जो गवर्नमेंट बेच रही है, वो सस्ती बेच रही है, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर उसको बेच नहीं पाएगा। दूसरे नंबर पे ज्यादा गवर्नमेंट के कंट्रोल की वजह से प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ रुक जाती है। उसके अलावा प्लानिंग अगर हमारी प्रॉपर नहीं है या टैक्स रेट गवर्नमेंट ने ज्यादा लगा रखी है तो भी प्राइवेट सेक्टर उसके मजे नहीं ले पाएगा। जैसे अभी आज की तारीख में मैं कई सारे ऐसे अपने आसपास लोग देख पा रहा हूं, जिनके जीएसटी के नोटिसेज आ रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट से बड़ी परेशानियां होनी शुरू हो गई क्योंकि वो नोटिसेज पे डील करें कि धंधा करें। वो बोल रहे कि हमारे सब कुछ सही चल रहा था, पता नहीं एक कोई पॉइंट में इधर उधर छोटा मोटा मिसिंग हो गया, उसकी वजह से नोटिस आ गया। अब वो नोटिस प्रिपेयर करवाने के लिए अपने 4 घंटे खराब कराए, तो व्यक्ति धंधा करेगा कि नोटिस का जवाब देगा? हाँ, जिन्होंने चोरी करी है, जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, उनको अगर उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है कोई बात नहीं, बट उनको भी उठाना पड़ रहा है जिन्होंने टैक्स की चोरियां नहीं करी। Moreover, it is very difficult to maintain a proper balance between public and private sector. आगे इसने कहा, in the absence of strong governmental initiative, private sector is likely to grow disproportionately. The system would then resemble capitalism with all its disadvantages. Right? तो कुल मिला के जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसके बेनिफिट्स भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। अगर नुकसान की बात करें तो पब्लिक और प्राइवेट बैलेंस नहीं हो पाता है। नुकसान की बात करें तो गवर्नमेंट अगर जो है वो प्रॉपर इनिशिएटिव नहीं लेगा तो प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं कर पाएगा। नुकसान की बात करें तो कैपिटलिज्म जो है उसका फायदा गवर्नमेंट सोशलिज्म की वजह से नहीं लेने दे रही है, तो ये भी एक नुकसान है। इसके अलावा प्रॉपर प्लानिंग, लैक ऑफ एफिशिएंसी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, एडवर्टीजमेंट वगैरह करना पड़ता है, रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, करप्शन की वजह से भी नुकसान उठाना पड़ता है। ऑल दीज आर demerits of mixed economy. With this we conclude this chapter और अगले चैप्टर में हम लोग अगली बातें स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।